नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। लास्ट वीडियो में हमने जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जितना भी ऑनलाइनर है, ठीक है, वो हमने एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए। आज से शुरू होने वाला है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और कोशिश की जाएगी कि इस लेक्चर को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया जाए पॉलिटी को, ठीक है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक पूरे के पूरे लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी ग्रीवांसेस है उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब इलेक्ट हुए थे? दिसंबर 1946 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 जनवरी को आखिर हमने क्यों सेलेक्ट किया था इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को? तो एक चीज़ याद रखेंगे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, मतलब प्रभाव हुआ था उसका 26 जनवरी 1950 से। तो ये 26 जनवरी क्यों चुना गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो 26 नवंबर को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अपनाया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संवैधानिक सभा ने। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एंड रिलीजन? तो आप याद रखेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर संसद हो या फिर धर्म हो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो सबसे ऊपर रहता है वो है हमारा संविधान, ठीक है। He was the first chairman of the order of the business committee of constituent assembly। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, तो ये थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में KM मुंशी। इन एडिशन टू BR अम्बेडकर देयर 6 मेंबर इन द अकाउंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 लोग थे। तो कौन कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सदावला थे, BL मित्तर थे, DP खेतान थे। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लग गया? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे BR अम्बेडकर, ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के सभापति कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वे थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बैग ऑफ बोरोवर्स, उधार का एक बोरा है, क्योंकि हमने दुनिया भर में जितने भी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे जो भी अच्छी चीज़ें हमें लगा हमने उसे अडॉप्ट किया, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? तो अभी फ़िलहाल देखिएगा तो 400 से भी ज़्यादा आर्टिकल करंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, तो ये बात किया जा रहा है कि इनिशियली जब ओरिजिनली हमारा संविधान बना था कितना आर्टिकल था? 395 आर्टिकल था, 22 पार्ट था और 12 शेड्यूल था, ठीक है। अब हमको मिलाना है, तो यूनियन लिस्ट में कितना है? अभी पहले 97 था, अभी 100 सब्जेक्ट हो गया है। संघ सूची में, राज्य सूची में पहले 66 थे, 66 सब्जेक्ट थे, अभी 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थे, अभी 52 हो गए हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल,
जानवरों के प्रति जो क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो उसे समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है, तो हमारा जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में है। 10वां जो हमारा शेड्यूल है, 10वां अनुसूची किससे डील करता है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से। लैंड रिफॉर्म हमारा जो भूमि सुधार है किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के अंतर्गत। द फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफिडेविट हैज़ बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओथ एंड अफर्मेशन किस में दिया गया है? शपथ का प्रारूप, तो वो है तीसरी सूची में, 3rd शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन है, सीट कैसे बटेगा, तो वो किस शेड्यूल में दिया हुआ है? तो वो 4था शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो आर्टिकल 17 के तहत जो है, अनुच्छेद 17 के तहत अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है। 5वां शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है? तो शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजातियां से डील करता है। हमने कंकरेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किस शेड्यूल में है? तो 12वीं शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी का जिक्र है। जो वर्ड कैबिनेट था इज यूज्ड एट वन प्लेस ओनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, तो वो होता है आर्टिकल 352। ठीक है, 9th शेड्यूल जो इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वो किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में था? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो माइनिंग के लिए किसी प्राइवेट पार्टी को जो हम जमीन देते हैं उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है 5th शेड्यूल के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं प्रीएम्बल में, मतलब प्रस्तावना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। प्रीएम्बल जो प्रस्तावना में है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। फिर वही आ गया, फिर वही है। सोशलिस्ट को कब ऐड किया गया था? तो समाजवादी को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, इंडिया हैज़ पीपल सोवरेंटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन। तो हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हमने कहाँ से लिया है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने इसे लिया है। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो था प्राइमरीली, मतलब प्रारंभ शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसे बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, इंडिया को सेकुलर स्टेट कहा गया है संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल जो है हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी। ठीक है, दूसरा, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। तीसरा, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट। चौथा, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। हमारा जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो पीपल एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता क्या नहीं? तो बड़े देशों के लिए ये उतना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फेडरल इन नेचर है लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अब देखते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर अ डैश मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है। दिल्ली क्या है हमारा? तो दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। सिक्किम जो है हमारा स्टेट, भारत का एक राज्य कब बना था? तो ये बना था 35वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट विथ 35 अमेंडमेंट एंड फुल फ्लेज स्टेट विथ 36 अमेंडमेंट। ठीक है। तो फुल फ्लेज जो स्टेट है, पूर्ण रूप से जो राज्य सिक्किम बना था 36वां अमेंडमेंट के तहत। ठीक है। A separate वनांचल state carved out of Bihar can be made possible by passing the legislation in state assembly, passing the ordinance by governor, completing constitutional formalities। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस। झारखंड कब बना था? 2000 में बना था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो स्टेट रिओर्गनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हुआ था 1956 में। 28वां राज्य कौन था? झारखंड। द आइडिया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, आइडिया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था कनाडा से। ठीक है। उसके बाद है सिटीजनशिप। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है इसलिए आवाज़ थोड़ा हुआ रहा, तो इतना आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, तो सिटीजनशिप हम लोग कैसे नहीं ले सकते हैं? तो डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक। ठीक है। व्हेन वाज सिटीजनशिप एक्ट पास्ड, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019। पर्पस क्या था उसका? टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अब इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मौलिक जो अधिकार है किस किस आर्टिकल में आते हैं? तो 12 से 35 तक। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है? तो ये हमारा आर्टिकल 19। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that hosting the national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen under। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19 का 1 का 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाज राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो शिक्षा का अधिकार कब ऐड हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। एमंग राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट। तो हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है। फॉलोइंग आर गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाई कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि जो भी हमें फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको ये लोग लागू करवाएंगे। ठीक है। The following constitutional remedies are also known as postmortem। ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो ये है क्यू वेरेंटो और सर्टियोरारी। ठीक है। क्यू वेरेंटो और सर्टियोरारी। फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियन। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा हो गया हमारा अल्पसंख्यकों के अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये दोनों जो है फॉरेनर्स को नहीं मिलेगा। ठीक है। फॉलोइंग राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। तो कौन सा हमारा जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है?
तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इंक्लूड, इसमें क्या क्या है हमारा, तो फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत आता है, तो मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। रिट दैट इज अप्लीकेबल अगेंस्ट इनलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन, तो हेबियस कॉर्पस जो है रिट वो है अगर किसी को इलीगली डिटेल किया जा रहा है, ठीक है, इलीगली अवैध हिरासत में रखा जा रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, किसके टाइम में, तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया था मोरारजी देसाई के टाइम में, ठीक है। आर्टिकल 14 में हमने लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। हमने फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। कोर्ट कैन इशू फॉलोइंग फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या इशू कर सकती है, रिट कर सकती है, ठीक है। पोस्टमार्टम हम किसे कहते हैं, तो क्यो वेरेंटो को कहते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। दिस कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, मूल अधिकारों के इस संबंध में अस्पृश्यता के लिए भी आवेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी हमने लिया था वो किस चीज़ के लिए लिया था, तो वेलफेयर स्टेट के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका जिक्र कहाँ पे है, तो डीपीएसपी में है। और अगर ये पूछा जाए पंचायत के गठन से रिलेटेड जो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है किस में ये मेंशन है, तो ये आर्टिकल 40 में मेंशन है। अब हमें कुछ मिलाना है, जैसे पंचायत का आर्टिकल कौन हो गया 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल क्या हो गया 44, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 में मेंशन है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस का मेंशन है आर्टिकल 51। The following are listed among the directive principle in part 4 of the Constitution of India. तो पार्ट 4 में क्या मेंशन किया हुआ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हमने लिया कहाँ है, जो हमारा राज्य नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, तो आयरलैंड से हमने इसे बोरो किया है। अब आगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य, द 10 कमांडेड विच वर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था ये कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। तो 10 जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे आप याद रखेंगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन द आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ पीपल एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर हेल्थ, ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट कौन सा गलत है, तो इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज आर्टिकल 39, 43 एंड 47, ये भी गलत है। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। भारत के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो अपना शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, हाउ ही एक्सरसाइजेस हिज पावर, तो इधर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। और हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो 2 चीज याद रखेंगे, हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाए तो आप बोलेंगे प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाए तो पीएम, ठीक है। Who has been vested with executive power of the central government under Constitution of India, तो भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशेष शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो राष्ट्रपति में किया गया है। भारत में प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, भारत में जो राष्ट्रपति है उसे कैसे चुना जाता है,
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम से इसे चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप प्रेसिडेंट को चुनते हैं उसमें कौन कौन होंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखेंगे। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमारा जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे सब होंगे, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके भी इलेक्टेड मेंबर इसमें रहेंगे। इंडियन प्रेसिडेंट कितने बार री इलेक्शन के लिए जा सकते हैं, मतलब री इलेक्ट हो सकते हैं, तो कितने बार भी चुने जा सकते हैं, उसमें कोई भी रोक नहीं है। अगर प्रेसिडेंट के चुनाव में कुछ कन्फ्लिक्ट आता है तो आप कहाँ जाएंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है, तो पार्लियामेंट हटा सकता है, संसद हटा सकता है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो तो फिर उस कुर्सी पे कौन बैठेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। ठीक है, बिल, कोई भी बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम कब बन जाता है, तो वो तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है ना तो आपको तो संविधान ही हटा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के थ्रू हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट उसे अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते हैं। पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो बिहार से थे। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति है उन कितने नंबर की राष्ट्रपति है, तो 12वां नंबर था उनका। हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूपीए, ये तो पुराना हो गया लेकिन आप पैटर्न समझ सकते हैं। हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूपीए इन 15 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, तो मीरा कुमार। सुप्रीम जो कमांडर डिफेंस फोर्सेस के होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट, तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी। ये कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आर्टिकल 53 में मेंशन किया हुआ है। प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे बैठेंगे तो कितने साल तक रह सकते हैं, तो 5 साल तक वो रह सकते हैं। इम्पीचमेंट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट का उसमें मेंशन किया हुआ है। एट द टाइम ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इज वेस्टेड इन, संसद के अस्त्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफ अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, द ऑथोरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे उसे कौन डिटरमाइन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो दोनों हाउस के लोग जब रिकमेंड करेंगे तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदन जब रिकमेंड करेंगे तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर, तो 788 मेंबर उस टाइम थे, अभी के लिए इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी उन्हें कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मोहम्मद अंसारी जो थे 12वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड,
वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो जितने मेंबर हैं, ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। वर्ड मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट इज मेंशन ओनली वंस, जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट का जो जिक्र है संविधान में मात्र एक बार है, और वो किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 352 में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा होंगे, जैसे पीएम मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से थे, लेकिन जनरली लिख दिया है इसलिए हो जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा। पीएम ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, तो लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली, तो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, लोकसभा हो जाएगा। इन इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू, एग्जीक्यूटिव जो है किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ठीक है। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं, वो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ये हुआ था हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। रिसेंटली हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, तो स्मृति ईरानी को मिला था। स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे रिलेटेड है, ये पॉलिसी से और इम्प्लीमेंटेशन से। हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी, नेशनल डिफेंस कमेटी उसके हेड कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन है, तो ये हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल कैग, पर्सन हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, भारतीय सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल देते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो इज नॉट अ मेंबर, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो यह है अटॉर्नी जनरल। एज अ नॉन मेंबर सेम क्वेश्चन है, एक तो अटॉर्नी जनरल हो गया और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी। हु एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो करते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। अब आएंगे हम लोग पार्लियामेंट में। मिनिमम एज जो पार्लियामेंट में चुने जाने के लिए इलेक्शन के लिए है वो है 25 साल, ठीक है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, तो लोकसभा के लिए आप याद रखेंगे 25 साल है, ठीक है। तो संसद सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र कितना बन जाएगा, तो 25 साल हो जाएगा। प्रेजेंटली जो नंबर ऑफ सीट है हर राज्य में लोकसभा में जो अलॉट किया गया है, प्रत्येक राज्य में सीट जो आवंटित है वो किस पे बेस्ड है, तो 1971 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा इज बेस्ड 1971 सेंसस, अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटेक्ट। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, मतलब एज इट इज रहेगा 2026 तक, ठीक है। द डिवीजन ऑफ each स्टेट into टेरिटोरियल constituency फॉर द लोकसभा इज डन by द delimitation कमीशन, द delimitation कमीशन हैव बीन फ्री स्टिल। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही कहा था कि 2026 तक कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो जो delimitation कमीशन है, जो परिसीमन आयोग है, उसे 2026 तक रोका गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा मेड। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 330 है। हु होल्ड पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो ये है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है।
लेकिन अब क्या हुआ है, प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा हैव नॉट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 25 जनवरी 2020 बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 104वां जो अमेंडमेंट था ना, उसने जो एंग्लो इंडियन वाला था उसे ख़त्म कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो एंग्लो इंडियन जो थे उनको अपॉइंट किया जाता था उसको ख़त्म किया दिया गया है। ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जनरली हाउ मेनी सेशन आर देयर इन लोकसभा, तो लोकसभा में जनरली कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं। पढ़ा होगा आपने, विंटर सेशन और बजट सेशन और मॉनसून सेशन। ठीक है, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट, तो कम से कम बोला जाता है कि मैक्सिमम 6 महीना गैप रहेगा, तो कम से कम साल में 2 बार तो सेशन होगा ही होगा। ठीक है, स्टेट दैट सेंड द लार्जेस्ट नंबर मेंबर लोकसभा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा इज कंसर्न विच स्टेट रैंक सेकेंड एंड थर्ड, तो पहला जो लोकसभा में टोटल जो नंबर है सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल लूजेस हिज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वो कब खो देता है, मतलब जमानत जब्त जिसको हम बोलते थे, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ा उसका जमानत जब्त हो गया, कब, तो अगर 1/6 ऑफ द वैलिड वोट भी नहीं ला पाए, मतलब 1/6, समझ रहे हैं आप, टोटल वोट अगर 100 है तो 1/6 भी उसका नहीं आ पाया तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। पहला इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा को 1952 में हुआ था। 9वां लोकसभा डिसॉल्व कब हुआ था, 13 मार्च 1991 में। इलेक्शन फॉर द 12वां लोकसभा ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन फरवरी 1998 में। ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, करंट का आप याद रखेंगे सब। हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं लीडर ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा लोकसभा के नेता कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है। स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन चुनते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में कितने मेंबर है, तो 250 मेंबर है, जिसमें 12 मेंबर को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन, तो रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया जाता है, तो अपनी जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में स्थान दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, तो 6 साल के लिए चुना जाता है उनको, राज्यसभा के जो मेंबर हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखेंगे, राज्यसभा को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता है। द नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड, तो पहले ही बताया मैंने कि जो राष्ट्रपति है वह 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, इन द हाउस ही इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो, तो वो वहाँ के मेंबर नहीं है लेकिन प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट क्या है, तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में हमारा क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हो गया पार्ट हमारे पार्लियामेंट का। ठीक है, अ सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ, तो एक एमपी जो है उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहते हैं। अगर 2 मंथ लगातार गायब रहेंगे तो वैकेंट हो जाएगा वो सीट। ठीक है, 0 आवर इन पॉलिटिकल जार्गन रिफर टू, राजनीतिक शब्दवाली में शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल। ठीक है, 0 आवर मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन, याद रखेंगे आप, क्वेश्चन आवर मत बोल देना, 0 आवर मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन। ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न, ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, टू डिस्कस एंड टू पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउसेज हैव डिफरेंट ओपिनियन, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, उसके लिए हम ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। हाउ मेनी नंबर या डिमांड ऑफ ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट
एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट इन परस्यूट टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं था। ठीक है। व्हाट कंस्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। तो द इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। धन विधेयक मतलब मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, उसे कहाँ प्रेजेंट किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा। याद रखेंगे, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली ऑन लोकसभा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत था। वोट ऑन अकाउंट किस लिए बना है? तो वोट अकाउंट इज मिंट फॉर एप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। ठीक है, तो लेखानुदान बना है बजट पारित होना, लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, जो हमारा बजट पास होने में हिंड्रेंस आता है तो उन सब चीज के लिए बना हमारा वोट ऑन अकाउंट। कट मोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल। ठीक है, इसका मतलब हुआ बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, इसी को हम लोग बोलते हैं कट मोशन, काट देना थोड़ा सा। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट किसको देता है? तो लोकसभा के जो हमारे स्पीकर है उसी को पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देता है लोकसभा के स्पीकर को। द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू द डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव। तो ये होता है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, यह संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है। तो यह है अधीनस्थ विधान पर सहमति। उसका द एक्सपेंसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, जो पार्लियामेंट है उसका एक्सपेंस कौन कंट्रोल करता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद ही करती है अपना व्यय को नियंत्रित। प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो वो है 12 मेंबर्स को। रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। लोकसभा सेक्रेटेरिएट किसके डायरेक्ट सुपरविजन में आता है? लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है किसके? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के। अ बिल साउट टू इन द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा असेंबली। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 104वां अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, इन इंडिया अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन बाय, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो कौन कर सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। पावर टू रिऑर्गेनाइज स्टेट लाइज विद, तो इंडियन पार्लियामेंट के हाथ में रहता है। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति भारतीय संसद के पास है। अंडर विच आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग। तो आर्टिकल 120 के 1 के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर एमपी इन द न्यूली इनॉग्रेटेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या कितना है? तो यह है 1272। ठीक है, 1272। राज्यसभा हैज गॉट मोर पावर देन द लोकसभा, तो राज्यसभा को मोर पावर है इन क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के संबंध में जो राज्यसभा को हो ज्यादा पावर है। एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को किसने स्टैब्लिश किया था? तो भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जजों की संख्या बढ़ानी है, न्यायाधीशों की संख्या, तो कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। करंटली जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ठीक है, वर्तमान जो स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की, तो वो है 34। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं? तो प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। रिटायर एज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना है? तो 65 ईयर एज है।
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को भी हियर कर सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ स्टेट। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस जो भारत में हमारा न्यायिक प्रणाली है, किस पे आधारित है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कन्वेंशन के अनुसार है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो संविधान के अनुसार है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा है कानून द्वारा स्थापित क्रिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो एक फेडरल कोर्ट है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट है, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल कोर्ट है। संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट जो हुआ था इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, किससे रिलेटेड था, तो ये था ओबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था उसी से रिलेटेड था आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाय ए.एस. आनंद इन लेट 1990s, तो लेट 1990s में ए.एस. आनंद जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। बाईपासिंग ट्रिपल तलाक लॉ, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंडोर्स विच ईयर रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट हैड मेड ट्रिपल तलाक तलाक बिद्दत एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बनाया गया था, किसके तहत, तो 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके अनुसार। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 131 के द्वारा, आर्टिकल 131। दीज आर रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या रिलेटेड है, कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट से है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, तो ये इन्होंने किया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया, तो ये इन्होंने अपनाया गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द कोलिजियम सिस्टम इज करेक्ट, तो क्या करेक्ट है, पहला सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज अ 5-member body which is headed by the incumbent chief justice of India and comprises 4 other senior most judges of court at that time. The judge of the Supreme Court and High Court are appointed only through the collegium system, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज रिगार्ड जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नो राइट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड रिवाइज, तो ये गलत लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिकार है कि वो खुद का जजमेंट को भी रिवर्स कर सकता है, मतलब जस्ट उसको पलट सकता है, चेंज तो कर ही सकता है, जस्ट पलट भी सकता है आगे जाके। इंडियन जुडिशियरी सफर फ्रॉम लग्जेरियस लिटिगेशन, इंडियन जुडिशियरी सफर्स फ्रॉम लग्जेरियस लिटिगेशन, ये किसने कहा था, एन.बी. रमन्ना ने कहा था। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अल्टर्ड बाय, हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अगर बदलाव करना है तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अब आएंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल। गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसमें कौन कौन आएंगे, जो राज्यों की विधायिका है उसमें कौन कौन आएंगे, उसमें हमारे राज्यपाल आएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां जहां अस्तित्व है, मतलब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अपर हाउस जो स्टेट लेजिस्लेचर में राज्य विधान पालिका में है तो वो होता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में विधान पालिका परिषद। इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबलिश्ड बाय, तो इट कैन बी क्रिएटेड और abolished by the parliament as per resolution passed by the legislative
असेंबली ऑफ द स्टेट, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय फॉलोइंग कैटेगरीज, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उद्योगपति के द्वारा राज्य विधान परिषद के सदस्य को नहीं चुना जाता है। एमंग केरला, हिमाचल, दिल्ली एंड बिहार, कहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद है, तो ये आपका बिहार में है। फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजन फॉर द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से यह राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। यह है अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170। एमंग अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मेघालय, द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर और मेघालय में सबसे ज़्यादा जो मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधानसभा में, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। विच यूटी हैज़ फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जब टूटा, उसका विभाजन हुआ, तो इससे हमारा लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है। इफ द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट टू रिजाइन, तो अगर किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर है वो त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो अपने त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष डेप्टी स्पीकर को। चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी वेयर देयर इज सच अ प्रोविजन कैन बी अपॉइंटेड, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो उसे कौन अपॉइंट करेंगे, तो उसे राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो ये होते हैं स्टेट असेंबली जो है विधानसभा के प्रति राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायित्व होता है। अब आते हैं हम हाईकोर्ट। Among Allahabad, Delhi, Gujarat and Bombay High Court, following has a jurisdiction over more than one, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो एक से ज़्यादा में था। हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, अगर हाई कोर्ट जज को भी रिजाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को ही देंगे, गवर्नर को नहीं देंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्प्यूट, बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि का केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो डिस्प्यूटेड था, केस फंसा हुआ था, वो किस चीज़ का केस था, तो ये टाइटल सूट था। ठीक है, स्वत्वाधिकार मुकदमा। विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट डिवोर्स बाय सेइंग तलाक 3 times इज इलीगल, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 3 बार तलाक कहने से जो तलाक मिल जाता है वो गैर कानूनी है। मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का किसका ब्रेन चाइल्ड है, किसके दिमाग की उपज है, तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अब आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन इमरजेंसी प्रोविजन फाइनेंस कमीशन। इन दिस ईयर सरकारिया कमीशन विच वॉज एम्पावर्ड टू रिकमेंड चेंज इन सेंटर स्टेट रिलेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो ये 1988 में इन्होंने जमा किया था। आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो ये मुकदमा तथा कार्यवाही सूट्स एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 में किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, कब डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन और वार। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। बेस्ड ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन स्टेट, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो गवर्नर की सलाह पर इसे लागू किया जाता है। In the first instance, the declaration of a state of emergency can be limited to, प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा डैश समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, तो सबसे पहले 6 महीना तक लगाया जाता है, उसके बाद बढ़ाया जाएगा। ठीक है। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो पहला फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत सेटअप किया था, बिल्कुल सही है। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमिश्नर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग को गठन तो हमने पढ़ लिया 280,
उसका काम क्या रहता है वित्त आयोग का? तो राज्य और केंद्र के बीच वित्त, ठीक है, फिनांसेस जो देखता है, कैसे कैसे टैक्स शेयरिंग होगा, कितना पैसा किसको देना है। अब आते हैं लोकपाल और इंपॉर्टेंट कमीशन पे। प्लानिंग कमीशन हमारा कब स्टैब्लिश हुआ था? तो प्लानिंग कमीशन हमारा स्टैब्लिश हुआ था योजना आयोग 15 मार्च 1950 में। पहला लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the first law commission of independent India? तो ये थे मिस्टर MC सीतलवाड़। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेट अप इन फरवरी 2000 इज MN वेंकटचरैया। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। एमंग, फिर वही क्वेश्चन है, among Bihar, Sikkim, Himachal and Jammu and Kashmir following state was never granted special category state। तो बिहार को आज तक अभी तक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा, विशेष जो राज्य का दर्जा, वो नहीं मिला है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? मतलब कौन सा आर्टिकल डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन? तो ये आर्टिकल 324 है। अब दूसरा आपसे है कि किस संविधान संशोधन में मतदान की जो न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 61st अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। If one nation one election is to be realized in India, which article of the Indian Constitution will require an amendment? Very good question। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 356। अगेन आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 एंड आर्टिकल 352 नीड्स टू बी अमेंडमेंट। व्हाट द वर्जन ऑफ मशीन वीवीपैट यूज्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया? तो इसका जो वर्जन है वो M3 है, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे लेटेस्ट में आप इसको अपडेट कर लेंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया करेक्ट? कौन सा इसमें सही है? द रेपुटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही। अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, बिल्कुल सही है। During 1999 general election, there was 6 national party and 48 state level parties recognized by election commission। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि अभी टोटल देश में कितने नेशनल पार्टी और कितने स्टेट पार्टी को रिकॉग्निशन मिला हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो लोक हो गया, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्य में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्य स्तरीय दल थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइज वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एज अ नेशनल और रीजनल पार्टी? तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर, रीजनल कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन करेगी। आम आदमी पार्टी कैसा है? तो नेशनल पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है। अब आएंगे अमेंडमेंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। पहला जो अमेंडमेंट बिल, जो प्रथम संशोधन विधेयक आया था, कब आया था? 1951 में। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां जो संविधान संशोधन था 42nd, उसको लघु संविधान कहा गया था। भारतीय संविधान में 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8th शेड्यूल में जो हमारी सरकारी भाषाएं हैं टोटल कितना है? ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन 8th शेड्यूल तो 22 है, ठीक है। प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, संविधान में जो संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का जो प्रावधान है कहाँ लिया गया है? तो यह है आर्टिकल 360 में मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे संशोधन होगा, क्या होगा, और ये है पार्ट 20 में, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। दिल्ली वॉज नेम्ड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो यह दिया गया था बाई 69
अमेंडमेंट। अंडर 73rd Constitutional Amendment Act, there is a minimum age for contesting election in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 21 साल। डिसेंट्रलाइजेशन वॉज डन आफ्टर द 73rd Constitutional Amendment ऑन डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, तो 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब आता है स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह है आर्टिकल 40। पंचायती राज जो व्यवस्था उसको कब लाया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। द लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73rd Constitutional Amendment कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? अच्छा, बिल पूछ रहा। 73rd अमेंडमेंट वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 64 संविधान संशोधन बिल मतलब 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? ठीक है, तो 73वां ने दिया था पंचायती राज, फिर 73वां। विच आर्टिकल गिव लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो आर्टिकल 243 का जी 243 जी वो क्या बताता है? तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में है? तो वो है 243 का जी। ठीक है, among libraries, fuel and fodder, rural sport and technical training, the following is not a part of 11th schedule of constitution। तो रूरल स्पोर्ट्स नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, फिर से सुनेंगे। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में यह संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो यह है ग्रामीण खेल। ठीक है, द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इट इज नॉट अमंग द पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, जुडिशियल रिव्यू इसमें नहीं आता है। ठीक है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, तो ये कौन डिसाइड करता है पंचायत इलेक्शन में कब क्या कराना है? तो राज्य सरकार इसको डिसाइड करती है। पंचायती राज किस स्टेट में है? तो ये स्टेट लिस्ट राज्य सूची में है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज अप टू 2010। 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% किसने कर दिया है? तो बिहार ने किया है, मध्य प्रदेश ने भी किया और हिमाचल प्रदेश ने भी किया है। ठीक है, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन पंचायती राज अब किस किस स्टेट में हो गया है? तो बिहार में तो था ही, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और हिमाचल में भी। ठीक है, पंचायती राज मेनली उसका काम क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजर्स। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो 3 टायर गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा इट एम टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेज, बिल्कुल सही। तीसरा सम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एज रिप्रेजेंटेटिव इन जिला परिषद, ये भी सही है। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड फुल कोऑपरेशन। तो सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए पंचायती राज को किसका फुल कोऑपरेशन चाहिए होगा? तो लोकल पब्लिक का। पंचायत समिति एडमिनिस्टर पंचायती राज स्ट्रक्चर। पंचायत समिति एडमिनिस्टर करता है पंचायती राज स्ट्रक्चर बाय तो ब्लॉक लेवल बॉडी। ठीक है, उसके बाद है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन द राइट टू कंट्रोल बाय 11th शेड्यूल। कितने अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रण करने का अधिकार कितने पे दिया गया? तो 19 विषयों पर दिया गया है। ये तो 73rd अमेंडमेंट सेम क्वेश्चन। ये भी भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक
सामुदायिक विकास, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और कम्युनिटी डेवलपमेंट। द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज। यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं। ठीक है। नेम द कमिटी विच वॉज सेटअप बाई NDC इन 1957 फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ CDP एंड NES, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, विच सजेस्टेड अ 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो बलवंत राय मेहता, 3 टायर जहां भी आ जाए तो आंख बंद करके मार दीजिए, त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था में जहां भी आ जाए तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, समझ गया। सेम फिर वही है, जहां भी पंचायती राज व्यवस्था पे आए कि करेंटली अभी पंचायती राज व्यवस्था किसके सिफारिश पे चल रही है, किसके अनुशंसा पे, तो ये सब हो गया बलवंत राय मेहता, आंख बंद करके। ठीक है, अब आते हैं पंचायती राज सिस्टम पहली बार कहाँ पे चालू हुआ था, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान और आंध्र में पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अक्टूबर 1959। तो उसमें भी सबसे पहले अक्टूबर 1959 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका राजस्थान में, अक्टूबर 1959। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को किसने रिकमेंड किया था, वे केंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश, तो बलवंत राय मेहता। आपको मैच करना है। हनुमंत राव, CH हनुमंत राव कब बना था, 1984 में। GVK राव कब बना था, 1985 में। अशोक मेहता 1978 में। LM सिंघवी 1986 में। बलवंत राय मेहता 1957, मतलब सबसे पहले बलवंत राय मेहता, ठीक है, 1957। उसके बाद अशोक मेहता याद रखेंगे, अशोक मेहता 1978। ठीक है, फिर GVK राव से पहले बन गया था हनुमंत राव 1984, GVK राव 1985। ठीक है, इतना। और उसके बाद सिंघवी सबसे लास्ट में 1986। तो फिर से बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1978, उसके बाद GVK राव, हनुमंत राव 84, GVK राव 1985 और सिंघवी, मतलब 3 आपका लगातार है, बहुत आसान है याद करना। 84, 85, 86। 84 में हनुमंत राव, 85 में GVK राव, 86 में LM सिंघवी। अशोक मेहता ने क्या रिकमेंड किया था, अशोक मेहता ने रिकमेंड किया था 2 टायर गवर्नमेंट। फॉलोइंग कमेटी या कमीशन रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। न्याय निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो ये थे अशोक मेहता कमेटी। द 3 टायर सिस्टम पंचायती राज, 3 टायर सिस्टम जो है त्रिस्तरीय प्रणाली, उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, उसका जिला परिषद। एमंग खाप पंचायत, कास्ट पंचायत, ग्राम पंचायत एंड जन पंचायत फॉलोइंग वाज कंस्टिट्यूएड अंडर पंचायती राज सिस्टम। तो ग्राम पंचायत का जो निर्माण हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के अंदर हुआ था। विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। पंचायत व्यवस्था कहाँ नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में नहीं है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। पंचायत समिति जो ब्लॉक के स्तर पे, वो कैसा बॉडी है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। अब पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज कैसा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पढ़ लिया। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार क्या बनाता है, वित्त आयोग बनाता है। हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर पुट अंडर द, तो सब्जेक्ट हमें पता है 29 है, उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे हुआ था अडॉप्ट, तो राजस्थान में। ठीक है, सेम क्वेश्चन, अक्टूबर 1959 में राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था सेल्फ रूल देता है, मतलब स्वराज देता है, किसको, रूरल एरियाज में। ही अपोज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायती इलेक्शन, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे होता है, तो बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए, बिग टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वॉज क्रिएटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री जो है पंचायती राज का, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में कब बनाया गया था, 2004 में। ही वॉज स्ट्रांगली अपोज द आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, पंचायती राज व्यवस्था की धूर विरोधी, कौन थे विरोधी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। पता नहीं कैसे विरोध करते हैं, हो सकता है गांधी के कट्टर विरोधी थे, तो गांधी पंचायती राज व्यवस्था को सपोर्ट करते थे तो ये विरोध करते होंगे, हु नोज। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर शैल बी डिटरमाइंड
बाई। पंचायत सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा। सच अथॉरिटी एज ए स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। तो कौन करेगा? ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। पंचायती राज सिस्टम वॉज स्टार्टेड आफ्टर राजस्थान। राजस्थान के बाद कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, समुदाय विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। पंचायती राज कैसा सब्जेक्ट है? तो स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। ठीक है, अब आते हैं मिसलेनियस में। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन किसके तहत होता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी का। आफ्टर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट ऑन 14 अगस्त 2007 द नंबर ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इज। तो 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा जो संशोधन किया, उसके बाद अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कुल है 1206। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन? बैकवर्ड क्लास कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो काका साहब कालेलकर। ठीक है, द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जर्मनी नहीं है। विथ रेफरेंस टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। पहला, पीस कीपिंग ऑपरेशन कैन ओनली बी विड्रॉन बाय रेजोल्यूशन बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही है। यूएसए इज द लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कौन सा सही? तो दोनों सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया टू द यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन? अकबरुद्दीन से पहले जो अस्थाई प्रतिनिधि कौन कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र में भारत का? तो अशोक कुमार मुखर्जी। हेडक्वार्टर आईसीजे का कहाँ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो द हेग में है, नीदरलैंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे रिलेटेड है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, मानव अधिकारों के संरक्षण से। गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज नॉन एज येलो बुक? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस के। एमंग राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड एस राधाकृष्णन फॉलोइंग रिसीव्ड फर्स्ट भारत रत्न। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और एस राधाकृष्णन में से प्रथम भारत रत्न किसने प्राप्त किए थे? तो ये एस राधाकृष्णन। पहला लॉ यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? पहला विधि विद्यालय तो अगस्त 1987 में बेंगलुरु में स्टैब्लिश हुआ था। फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। वह यूरोपियन यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है, तो यह स्वीडन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन आर्टिकल रिकॉग्नाइजिंग हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो आर्टिकल 343 के तहत भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है वे हमने कहाँ से लिया था? जनहित याचिका का, तो ये लिया था हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। अब आपको मैथ द फॉलोइंग करना है, ठीक है, कि संविधान में हमने क्या चीज कहां से लिया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट अमेरिका से, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट इन विच पावर हैज बीन गिवन टू सेंटर, तो ये कनाडा से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया कनाडा। सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर, तो किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को किया गया था? मूलभूत ढांचा सिद्धांत, तो केशवानंदा भारती केस में। पहला प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट किसने एस्टैब्लिश किया था? कोऑपरेशन मूवमेंट ने। द फॉलोइंग ड्राफ्ट डज नॉट इनकॉर्पोरेट द रिसेंटली रिलीज गाइडलाइन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ। ठीक है, यह मसौदा हाल में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है। तो बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक, पेरेंट्स टू फीड द चिल्ड्रन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एबॉलिश दिस मेनी रजिस्टर्ड नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ऑन 25 मई 2022, तो ये 87, ये तो करंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कैसे बना था? एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एम्फेसिस ऑन गिविंग फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो, तो भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान
देने पे जोर है। दे हैव इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दे हैव डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो विधानसभा के सदस्यों का। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट, कब बना था? सिक्किम भारत गणराज्य का पूर्ण राज्य बना था 1975 में। द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर अ शेड्यूल ट्राइब, तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए किसी अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए? तो पहला इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, दूसरा डिस्टिंक्टिव कल्चर, तीसरा साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, चौथा बैकवर्डनेस एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हिचक और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी और ईयर एस्टैब्लिशमेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बना था? सीपीआई, तो ये 1964 1964 में बना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाला 64 में बना था, नॉर्मल 25 में बना था 1925 में आरएसएस के साथ। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज मायावती वाला, ये 1984 में बना था। एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी वाला, ये बना था 1998 में। पूरा स्कीम किसने सजेस्ट किया था? प्रोवाइडिंग अर्बन जो इंसेंटिव इन रूरल एरियाज, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। चेयरमैन इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मोंटेस्क्यू प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, किस बुक में? तो स्पिरिट ऑफ लॉ एक बुक है, उसमें मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन को प्रस्तावित किया था। स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, कब आया था? 1954 में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 61, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आया था 1986 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986। The following basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate the Constitution of India. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था इसमें, राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निवात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो सर्वभौम वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। हु अर्न्ड द निकनेम एज चाणक्य ऑफ बिहार, बिहार के चाणक्य का दर्जा किसे मिला है? नीतीश कुमार जी को मिला है। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन अप्रोच हैज बीन बिल्डिंग अप ऑन एकेडमिक वर्क ऑफ, तो टोकेविले, ये क्या है? सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण इनके एकेडमिक कार्यों पर किया गया है, तो टोकेविले। मॉडर्न लिबरलिज्म डज नॉट बिलीव इन, तो मिनिमल स्टेट, आधुनिक जो उदारवादी विश्वास नहीं करता है न्यूनतम राज्य पे। द ऑथराइजेशन, ठीक है, द ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसका अथॉरिटी कौन देगा? तो पार्लियामेंट देगा। भारत के संचित निधि की पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए भारत के संसद से। हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। राज्यसभा का वही पावर है जैसे कि लोकसभा का है, तो इन द एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो मेरा वादा था कि एक साथ आपका पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा, वो हो गया है। ठीक है, अब आपका वन गो में मैं करवा दूंगा आपका ज्योग्राफी, कोशिश करूंगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।